फिजिक्स के क्रम में मैं अभी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को बतला रहा हूँ। करंट क्या है, किस तरह से यह काम करता है, ये मैंने बता दिया है। आज मैं ओम्स लॉ के बारे में बताने वाला हूँ। ओम्स लॉ और फिर रेसिस्टेंस को बतलाऊँगा। आपने देखा होगा मोबाइल चार्ज जब करते हैं तो मोबाइल चार्जर में आप देखते होंगे लिखा होता है 20 वाट, 45 वाट और 120 वाट। इतने के मोबाइल चार्जर आपने देखे होंगे, इतने का आता है। एलईडी बल्ब 9 वाट का होता है, जबकि हीटर 2000 वाट का होता है, 2000 वाट। एक ही घर में सभी उपकरण 220 वोल्ट पर चलते हैं। घर एक ही है और ये सभी उपकरण जिसमें डिफरेंट वाट्स हैं वो 220 वोल्ट पर चलते हैं। अब सवाल उठता है कि हीटर क्यों ज़्यादा करंट लेता है। चूँकि हीटर का वाट है 2000 वाट, तो ज़्यादा करंट क्यों लेता है ये। एलईडी बल्ब क्यों कम बिजली खाती है। तार वायर जो है इलेक्ट्रिक वायर वो गर्म क्यों हो जाता है। और बिजली का प्रभाव, बिजली का जो फ्लो है किस चीज़ पर निर्भर करता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस में छिपा हुआ है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं ओम्स लॉ। 1827 ईस्वी में जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने बहुत से प्रयोग किए, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण नियम निकाला। उन्होंने बतलाया कि यदि किसी चालक यानी कंडक्टर का टेम्परेचर और अन्य फिजिकल परिस्थितियां स्थिर रहती है, उसमें चेंज नहीं होता है, तो कंडक्टर में जो फ्लो कर रही है धारा और उसके सिरों के बीच, दो छोरों के बीच का जो विभव अंतर यानी वोल्टेज का एक निश्चित संबंध होता है। मतलब एक कंडक्टर है, एक वायर है, कंडक्टर वायर हो चाहे कोई और भी हो, कंडक्टर हो जिसमें कि इलेक्ट्रिक पास कर सकता है। तो कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है धारा, चार्ज, और कंडक्टर के दो सिरों, दो छोरों के बीच का वोल्टेज, इसमें एक संबंध होता है, निश्चित संबंध है। और यही संबंध जो है ओम्स लॉ कहलाता है। ओम्स लॉ यानी इसको हम डिफाइन कैसे करें। यदि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर स्थिर है और उसके सिरों, दो छोरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसका समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर टेम्परेचर स्थिर है तो कोई कंडक्टर वायर है या कोई लोहे का कंडक्टर है, तो उसके सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें जो चार्ज, धारा प्रवाहित हो रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि एक दूसरे से डायरेक्टली वो इफेक्टेड होगा और वो पॉजिटिव दिशा में होगा, दोनों उसी दिशा में है, उसमें चेंज होगा। मतलब वोल्टेज जितना बढ़ेगा करंट उतना ही बढ़ेगा। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। और वोल्टेज जितना घटेगा करंट उतना ही घटेगा। यानी इसे हम समझ सकते हैं V जो है, कैपिटल V, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और I जो है वो करंट है। I करंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, V इक्वल टू IR, यानी कि V जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट है यानी एम्पियर में है, और R जो है रेसिस्टेंस है, ओम में। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है,
इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है और पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट है। तो वोल्ट जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आई के यानी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक करंट घटेगा। यानी भी पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज़ के बराबर है? आई आर, इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस, इसके बराबर है। ठीक है, अब समझते हैं इसे अच्छी तरह से। मान लो एक पाइप में पानी का फ्लो हो रहा है। यदि पानी को ज़्यादा दबाव मिलेगा, ज़्यादा प्रेशर मिलेगा तो पानी तेज़ी से बहेगा। एक पाइप है, पाइप में पानी का फ्लो है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा पानी जो है फ्लो ज़्यादा तेज़ चलेगा, पाइप में तेज़ बहेगा। इसी प्रकार वोल्टेज है, चार्ज को धक्का देता है कौन? वोल्टेज। लेकिन यदि पाइप पतला हो जाए तो पानी कम निकलेगा। जैसे पानी में पाइप अगर मोटा है, प्रेशर ज़्यादा है तो पानी तो दूसरे साइड से ज़्यादा निकलेगा। लेकिन यही पतला हो जाए, इसका जो पानी का जो है वो पतला हो जाए तो प्रेशर फिर ज़्यादा है, फिर भी वो पानी जो है दूसरे साइड से कम निकलेगा। इसी तरह से इन द सेम वे रेसिस्टेंस यदि ज़्यादा होगा तो करंट कम जाएगा। इसीलिए V = IR कहा गया है। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी जो कंडक्टर है हमारा, ये सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज़्यादा है, अगर इसके बहने की क्षमता रेसिस्टेंस पर निर्भर करती है, तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा करंट उतना कम होगा, और रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा इस पर फ्लो करेगा। अब V = IR, इसमें I जो है V/R हो गया, I का इक्वल टू V/R हो गया और R = V/I हो गया। ये फॉर्मूला बहुत ही आसानी से निकल आते हैं, क्योंकि V = IR है तो इसी से निकल जाएगा। I कैसे निकालोगे? तो I = V/R, और R कैसे निकालोगे? रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर कैसे निकालोगे? R = V/I, वोल्ट बाय करंट, और करंट निकालना है तो वोल्ट बाय रेसिस्टेंस, उसका वैल्यू निकल जाएगा कितना जा रहा है वो। अब जो है बैटरी सपोज 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का है और रेसिस्टेंस 6 ओम है। ठीक है, तो करंट कितना होगा? V = IR है तो करंट हमको निकालना है, तो I = V/R हो गया, यानी I = 12, बैटरी 12 वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस 12 है इसमें, और रेसिस्टेंस 6 ओम है, तो I = 12/6, I = 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करेगा। अब यदि रेसिस्टेंस को 12 ओम कर दिया जाए, अभी 6 ओम है, इसको डबल कर दिया जाए 12 ओम, तो 12/12 1 होगा, तो करंट होगा 1 एम्पियर। और रेसिस्टेंस को अगर दुगना कर दोगे, 12 वोल्ट की जगह पर उसको हम बढ़ा देंगे तो करंट आधा हो जाएगा। इससे यही पता चलता है कि वोल्टेज जब बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। यही इसका संबंध है, यही ओम्स ने इसको समझाया है, और यही लॉ निकाला, ओम्स लॉ। यदि वोल्टेज को y एक्सिस पर रखते हैं, वोल्टेज को इसे वर्टिकल y एक्सिस पर, और करंट को x एक्सिस पर रखते हैं, ठीक है, ग्राफ अगर बनाते हैं y एक्सिस पर वोल्टेज और करंट को x एक्सिस पर रखते हैं, तो ग्राफ जो होगा इसका सीधी रेखा होगा, यानी जो ओरिजिन है, इस दोनों का जो ओरिजिन है, एक सीधी रेखा यहाँ से निकलेगी, वो होगा सीधी रेखा, उसका ग्राफ होगा। यदि ओमिक कंडक्टर, यही ओमिक कंडक्टर की पहचान है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी पदार्थ ओम्स लॉ मानते हैं? दुनिया के सभी मटेरियल जो है ओम्स लॉ को मानते हैं क्या? ओम्स से जो लॉ निकाला है, नहीं। कुछ पदार्थ जो हैं, कुछ मैटर ओम्स लॉ का पालन नहीं करते हैं, ओम्स लॉ के अनुसार इसमें नहीं चलता है वो करंट। जैसे एलईडी, डायोड, ट्रांजिस्टर और
थर्मिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये सभी जो है ओम्स लॉ को नहीं मानते हैं। इन्हें नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस। और कहा इसके नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन कौन है? एलईडी है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, थर्मिस्टर है, इलेक्ट्रोलाइट है और गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। ये नॉन ओमिक है, ये ओम्स लॉ को हम नहीं मानते हैं। अब ओम्स लॉ के सीमाएं क्या, लिमिटेशंस? यह नियम तभी लागू होगा जब टेम्परेचर स्थिर हो। पहले ही मैंने बताया था, टेम्परेचर स्थिर हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ घट नहीं रहा हो, और मटेरियल की फिजिकल कंडीशन भी स्थिर हो, न बदले, छोटा बड़ा चौड़ा, फिजिकल कंडीशन उसकी जो है यह नहीं चेंज करे। ये कंडीशन ओम्स लॉ की। और प्रेशर स्थिर रहे, लेंथ और एरिया स्थिर रहे। तो अगर टेम्परेचर बदलता है तो रेसिस्टेंस भी बदलता है। टेम्परेचर रेसिस्टेंस पर निर्भर करता है, और ओम्स लॉ लागू नहीं होगा वहाँ पर, लागू नहीं होगा। समझ गए? तो ओम्स लॉ कुछ खास चीज़ें जब स्थिर हैं तभी वो काम करेगा, नहीं तो ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। अब जो बोर्ड के परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें है ओम्स लॉ को लिखो। ओम्स लॉ को समझ गए तुम लिख दोगे, कमेंट में बताना। ओम्स लॉ का सत्यापन करो, वेरीफाई करो ओम्स लॉ, और इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये लिखो, और VI ग्राफ बनाओ। ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल, पदार्थ में अंतर बतलाओ, क्या अंतर है। ये सभी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं। इन सभी को तुम अगर समझ गए हो तो कमेंट बताओ, अदरवाइज मैं फिर से इनको बतलाऊंगा। अब समझते हैं रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। रेसिस्टेंस तो समझ गए होंगे कि रेसिस्टेंस किस तरह से काम करता है करंट के फ्लो के लिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, आखिर रेसिस्टेंस होता क्या है, क्या होता है रेसिस्टेंस? सपोज दो सड़क है, दो रोड्स, पहली रोड 6 लेन का है, ये भी खाली है, और दूसरा रोड जो है वो 1 लेन का है। और जो 1 लेन का जो रोड है वो ट्रैफिक से भरा हुआ है। सपोज ट्रैफिक आ गया, उसमें ट्रैफिक से भरा हुआ है, तो किस सड़क पर वाहन जो है आसानी से चलेंगे? एक 6 लेन का रोड है, पूरा खाली है, और एक सिंगल लेन का रोड है, वो ट्रैफिक से भरा हुआ है, तो गाड़ी किस में आसानी से चलेगा? पहली पर या दूसरी पर, या रुक रुक कर? इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी चालक के अंदर चलते समय एटम से टकराते हैं। यही टकराव करंट का विरोध करता है, और इसे ही रेसिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध। कोई भी मटेरियल में, कोई भी इस पदार्थ में एटम्स होते हैं, और जिस मटेरियल में एटम्स ज़्यादा होंगे ना, वहाँ करंट को ज़्यादा टकराना पड़ेगा, और जहाँ एटम्स कम होंगे वहाँ कम टकराना पड़ेगा। यही एटम्स जो है वो रेसिस्टेंस है। अब किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का जो कंडक्टर है जिसमें विद्युत धारा बह सकती है, वह गुण जो विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है। इधर से ये सपोज ये चालक है, दिस इज कंडक्टर, यहाँ से विद्युत धारा बह रही है, तो विद्युत धारा के बहाव को जो रोकता है, एटम से टकराएगा, इधर उधर टकराएगा, ये ज़्यादा एटम होगा, ज़्यादा टकराएगा, तो जो विरोध जो करता है यही इसे प्रतिरोध करते हैं, एटम्स, रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस का हम फार्मूला समझते हैं ओम्स लॉ से। रेसिस्टेंस ओम्स लॉ में क्लियर हो गया था कि रेसिस्टेंस इक्वल टू वोल्ट बाय आई, एम्पियर करंट। और ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम। 1 ओम किसे कहते हैं? 1 ओम। यदि 1 वोल्ट वोल्टेज लगाने पर 1 एम्पियर करंट प्रवाहित हो तो रेसिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। रेसिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? रेसिस्टेंस निकालने का तरीका है वोल्ट बाय आई। तो वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, और करंट जो बह रहा है वह 1 एम्पियर का। तो रेसिस्टेंस क्या होगा? R = 1/1, यानी 1 ओम का रेसिस्टेंस होगा।
अब ये रेसिस्टेंस जो है किन बातों पर निर्भर करता है? तो रेसिस्टेंस 4 मुख्य फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, 4 कारकें हैं। पहला है जो कंडक्टर है उसकी लंबाई, लंबाई कितनी है, लेंथ। जितनी लंबी तार होगी, लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा। एटम्स ज़्यादा होंगे और टकराहट ज़्यादा होगी, यानी रेसिस्टेंस उसमें ज़्यादा मिलेगा। लंबी तार, लंबा रेसिस्टेंस। अब एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल किसी भी वायर का, वो जितना मोटा होगा, ये जितना मोटा होगा, ये इतना होगा, मोटा होगा, इतना होगा, तो इसमें रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। उसको स्पेस मिल जाएगा जाने का, कभी इधर से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, रेसिस्टेंस कम होगा उसका। उसके बाद है पदार्थ पर निर्भर करता है ये रेसिस्टेंस। जो है पदार्थ कॉपर है, सिल्वर है, तो कम रेसिस्टेंस होगा। नाइक्रोन, आयरन, तो अधिक रेसिस्टेंस होगा। तो ये सभी पदार्थ पर भी रेसिस्टेंस कितना होगा ये निर्भर करता है। उसके बाद टेम्परेचर, धातु, अधिकांश धातुओं में टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं ओम्स लॉ किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर जहाँ स्थिर हो, रेसिस्टेंस कब बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। एटम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर के चालक के एटम्स अंदर एक्टिव हो जाएंगे और वो जो करंट जा रहा है उसको रोकेगा। करंट को टकराना पड़ेगा हर एटम से, तो उसको ज़्यादा विरोध मिलेगा, तो रेसिस्टेंस बढ़ गया और करंट कम जाएगा। अब जो है R इक्वल टू रो L/A। रो क्या है? रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता। रो P, ये P जैसे सिंबल है जिसे रो कहते हैं। रेसिस्टेंस इक्वल टू रो L/A। यहाँ पर L क्या है? लेंथ है, और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेसिस्टेंस अब कैसे निकालेंगे? रो इंटू L/A, यानी लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जो है तुम्हें समझने की आवश्यकता क्या है? ज़्यादा लंबी तार ज़्यादा रेसिस्टेंस, लॉन्ग वायर हाई रेसिस्टेंस। ज़्यादा मोटी वायर, थिक वायर, कम रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस में लो होगा। तो हम जो इलेक्ट्रिक हीटर उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में तुम देखोगे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, गीज़र, टोस्टर, फ्यूज़ वायर, नाइक्रोन हीटिंग कॉइल, एक्सटेंशन वायर और इलेक्ट्रिक स्टोव, ये सभी जो है इसी पर निर्भर है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है? रेसिस्टेंस क्या है? समझ गए होगे? अगर नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है? कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस को प्रभावित करते हैं? रेसिस्टेंस बढ़ता है, घटता है। ओम और रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन है, संबंध है? और लंबाई बढ़ाने पर रेसिस्टेंस क्यों बढ़ता है? मोटी तार का रेसिस्टेंस कम क्यों होता है? इसको मैंने समझाया है। अगर तुम नहीं समझे हो तो कमेंट में लिखो, मैं इसे फिर एक बार बताऊंगा। तो आज के क्लास का मेन समरी क्या है? ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू IR। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बराबर है? I करंट इंटू रेसिस्टेंस के। वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ता है अगर रेसिस्टेंस स्थिर हो तो, और रेसिस्टेंस बढ़ने पर करंट घटता है। रेसिस्टेंस विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है। तो रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं? रेसिस्टेंस इक्वल टू V/I। रेसिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर निर्भर करता है: लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल पदार्थ और टेम्परेचर पर। इस पर रेसिस्टेंस निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझने होगी। और धातुओं में सामान्य तापमान बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है। कोई मेटल है उसमें तापमान बढ़ गया, सामान्य तापमान नॉर्मल टेम्परेचर जो है बढ़ गया, तो रेसिस्टेंस
क्या होगा, बढ़ता है। अगले भाग जो हम बताएंगे, आप पहले कमेंट करके बताओ कि तुम इसमें समझे कि नहीं, कोई दिक्कत हुई हो, समझने में दिक्कत हो रही हो, ज़रूर से कमेंट करो, क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, कंडक्टिविटी, चालकता। रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर का प्रभाव क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, और किर्चॉफ्स लॉ और उनके अनुप्रयोग, किस तरह से उपयोग में इसको लाते हैं किर्चॉफ्स लॉ को। तो आज के लिए इतना ही। तुम अगर नहीं भी समझे हो तो इस वीडियो को दोबारा देखो, इसे सेव करके रख लो और इसे बार बार देखो, तो समझ में आएगा कि ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस क्या है, उन दोनों में क्या संबंध है, किस तरह से वो दोनों को एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।